हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी साथ साथ में आपका वेलकम है। पूरे तरीके से पूरी फिजियोलॉजी को हम कवर कराने वाले हैं। आज हमारा पूरा फिजियोलॉजी कंप्लीट होगा। फिजियोलॉजी के अंदर हमारे सिलेबस के अंदर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको 3 ही चैप्टर आपको स्टडी करना होगा। तो आपको प्लांट फिजियो में 3 चैप्टर आपको स्टडी करनी होगी प्लांट फिजियोलॉजी में। तो 2024 में जो आपका सिलेबस रहेगा बेटा नीट में, वो आपका 2 चैप्टर आपको डिलीट कर दिया गया। ठीक है, आपका 2 चैप्टर डिलीट कर दिया गया। आपका पहला चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट रिड्यूस कर दिया गया और दूसरा चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, वो चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये 2 चैप्टर आपका कंसेप्चुअल चैप्टर है। प्लांट फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स और रिस्पायरेशन इन प्लांट, आपको ये अंडरस्टैंडिंग करना होगा इस चैप्टर में। ठीक है, ये पूरे तरीके से इस चैप्टर में मैराथन हासिल करना होगा। और ये लास्ट वाला जो चैप्टर है ना, बड़ा इजी है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, यहाँ से आता है। ठीक है, मगर ये 2 चैप्टर आपको कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, अब चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्लांट फिजियोलॉजी हमने पूरा कवर करना है आपको। प्लांट फिजियो में 3 चैप्टर आपको स्टडी करना है और प्लांट फिजियोलॉजी हम पूरे तरीके से कवर करने वाले हैं। ओके, अब ये हमारे कुछ डाटा दिया है एनसीईआरटी में मेल्विन और कैल्विन का। ठीक है, मेल्विन और कैल्विन भाई कौन है और क्या बताते हैं हमें भाई? सुनो, ये क्या दिखाते हैं हमें, मेल्विन और कैल्विन क्या हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताया था मेल्विन कैल्विन बॉर्न इन, ठीक है, मिनिसोटा में अप्रैल में इनका 1911 में इनका कहाँ जन्म हुआ था? मिनिसोटा में जन्म हुआ था मेल्विन और कैल्विन का। ठीक है, इनका साइंटिस्ट तो हम लोग पूरा कवर करते रहेंगे एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, जो भी चीज़ें लिखी है हम उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ये हमारा मुद्दा रहेगा। ठीक है, रिसीव्ड हिज पीएचडी इन केमिस्ट्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनिसोटा का यूनिवर्सिटी था, वहाँ पर अपना पीएचडी इन्होंने कंप्लीट किया। ठीक है, मेल्विन और कैल्विन में 1911 में इनका, ठीक है, मिनिसोटा में ये जन्म हुआ था 1911 में इनका। रिसीव्ड हिज पीएचडी इन केमिस्ट्री, इन्होंने पीएचडी केमिस्ट्री से किया था, ये अच्छी बात है। फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनिसोटा ही सर्व्ड एज प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ये कैलिफोर्निया, देखो कैलिफोर्निया बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया बहुत बड़ा प्लेस है, बहुत ज़्यादा रिसर्च सेंटर यहाँ हुआ, रिसर्च यहाँ बहुत ज़्यादा कैलिफोर्निया में होते हैं। तो ये प्रोफेसर भी थे केमिस्ट्री के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। ठीक है, बर्केली, देखो जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड, जब वर्ल्ड वार सेकेंड हो रहा था, सोचो वर्ल्ड वार सेकेंड जब हो रहा था, सोच लो, व्हेन द वर्ल्ड वाज अंडर शॉक आफ्टर द हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग्स, जब हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्बिंग हो रही थी, उस समय बड़ा, मतलब उस समय क्या कहते हैं ना, मतलब कि जैसे लग रहा था कि वर्ल्ड कभी बचेगा नहीं, मतलब उस समय पूरा जर्मनी में आज भी इफेक्ट देखने को मिलता है। एंड सीइंग द इल इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जो इल मतलब एक्टिविटी, जो भी वहाँ पर लोग मारे गए थे, जो भी उनकी आज बीमारियाँ आज भी चलती आ रही हैं उनमें, तो कैल्विन एंड को वर्कर्स, उनके जो भी को वर्कर्स, जो भी काम करने वाले थे, वर्कर्स काम करते थे, पुट रेडियो एक्टिविटी टू बेनिफिशियल यूज। ही एलोंग विथ J.A. बासम studied reactions in green plants forming sugar and other substance from raw material like carbon dioxide, water and minerals. By labeling the carbon dioxide C14, Calvin proposed that plants change light energy to chemical energy by transferring an electron is organized array of pigment molecule and other substance. The mapping of the pathway of carbon assimilation in photosynthesis अर्नड हिम नोबेल प्राइज़ इन 1961 में, इन्हें 1960 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। ये देखो सबसे बड़ी रिसर्चर थे, ये तो तय हो गया, ये रिसर्चर थे। और ये चीज़ ये हाँ हमें इतने में कंफर्म हो गया कि J.A. बासमन स्टडी रिएक्शन पे कर रहे थे, प्लांट के रिएक्शन पे स्टडी कर रहे थे, वहाँ पर जो प्लांट के अंदर शुगर होता है उस पर स्टडी कर रहे थे, कार्बन 14 पे भी स्टडी कर रहे थे। बाई चांस की कभी कभी आप जब बॉम्बिंग होती है तो वहाँ भी प्लांट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, मतलब ये पूरा तरीके से इनको रिसर्च लाइन में पूरा इनको मैराथन हासिल हुआ और 1960 में इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी प्राप्त कर लिया। प्रिंसिपल ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टेबलाइज्ड बाय कैल्विन आर एट प्रेजेंट बीइंग यूज्ड इन स्टडीइंग एंड रिन्यूएबल रिसोर्स फॉर एनर्जी एंड मटेरियल ऑफ बेसिक स्टडीज इन सोलर एनर्जी रिसर्च।
इन्होंने अपने सोलर एनर्जी पे भी रिसर्च किया, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा पूरा रोल एनर्जी पे जाता है, क्योंकि एनर्जी से ही बताए कि ये पूरे प्लांट्स के अंदर जैसे भी प्रोड्यूस होता है, जितना अपने फूड को कैसे फॉर्म करते हैं, क्या रिएक्शंस एनर्जी के थ्रू होता है, प्लांट के बारे में पूरी प्लांट की स्टडी के बारे में इन्होंने पूरा रिसर्च कर दिया और बता दिया कि प्लांट में एनर्जी, शुगर कैसे बनता है, शुगर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इनको ही मेल्विन और कैल्विन को ही, ठीक है, प्लांट फिजियो का फादर भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे बड़ा इनका रोल होता है। क्योंकि आप जब कहीं ना कहीं आप किसी भी प्लांट में क्या रिएक्शंस हो रहे हैं वो बता देता है, उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस को बता देता है, तो ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। चलो, हमारा ये चीज़ कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड, पहला हमारा ये यहीं से चैप्टर स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड, यहीं से चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अब फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट पहला चैप्टर है हमारा। यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हमको सीखना होगा। विदाउट कॉन्सेप्ट वाली चीज़ों से हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको सीखना होगा इस चैप्टर के अंदर, क्या पढ़ना है, कैसा अप्रोच है इस चैप्टर को स्टडी करने का। इंट्रोडक्शन से लेकर बेटा लास्ट तक समरी तक जाएंगे और एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन करते जाएंगे। पहला हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट डू वी नो, ठीक है। और सेकेंड टॉपिक ईयरली एक्सपेरिमेंट जो भी रहा, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, ठीक है, हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज लाइट रिएक्शंस, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये चीज़ें आपको स्टडी करना होगा। उसके बाद आपका वेयर आर द एटीपी एंड एनएडीपी यूज्ड, C4 पाथवे, ठीक है। फोटो रिस्पायरेशन, ये फोटो यहाँ पे हट गया, रिएक्शंस ऑफ अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यही सब सारा हमें स्टडी करना होगा। ये इतना हमें स्टडी करना होगा। मगर यहाँ हमें पूरे तरीके से हमको क्या बताएगा, पहले ये ऊपर वाले में इस इंट्रोडक्शन के ज़रिए में, इंट्रोडक्शन में हमें क्या मिलेगा, देखो इस इंट्रोडक्शन में हमें क्या सीखने को मिलेगा, ये चीज़ हम जानते हैं, ठीक है। अभी लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे, इसको हम रेज कर देते हैं आपको। चलो, पहला हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है यहीं से आपका, ओके मेरे फ्रेंड्स। चलो, अब देखो बहुत लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करना है हमको, ये जूम कर लेते हैं। चलो, अब देखो लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से ध्यान से स्टडी करना। फोटोसिंथेसिस यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पता भी होता है कि एनसीईआरटी की लाइन हमको हमको एक्सप्लेन होती है, हमको हमारे माइंड में, हमें ब्रेन में सेट करने वाले, बेटा पूरा ब्रेन में आपके सेट करने वाले हैं। लाइन टू लाइन आप स्टडी करते रहना, ओके, क्लियर है। चलो, ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, मतलब सारे एनिमल्स की बात करते हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं एनिमल इन ह्यूमन का, ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्य का एग्जाम्पल ले लेते हैं। डिपेंड ऑन प्लांट्स, प्लांट पे डिपेंड है, जाहिर सी बात है। आज पूरी मानव सभ्यता किस पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है, क्योंकि प्लांट नहीं होगा तो हमारा फूड, शेल्टर्स, सारा कुछ बेकार हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड्स, हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट देयर फूड्स, ग्रीन प्लांट्स इन फैक्ट हैव टू मेक या rather synthesis the food they need, and all other organisms depend on their needs. The green plants make या rather synthesize the food they need through photosynthesis and are there called autotrophs. ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है, बचपन में भी ऑटोट्रॉप्स के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ, कि जो प्लांट, जो ऐसे प्राणी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अपना फूड स्वयं बना लेते हैं, सेल्फ कुकिंग करते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने स्टडी किया था। चलो, उसके बाद यू हैव ऑलरेडी लर्न द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड on the green plants for food or heterotrophs. Green plants carry out photosynthesis, a physiochemical process by which they
use light energy to drive the synthesis of organic compounds. Ultimately, all living forms on earth depend on sunlight for energy. The use of energy from sunlight by plant doing photosynthesis is the basic of life on earth. हमारा ये जो फोटोसिंथेसिस है ये एक टाइप का बेसिक है हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जैसे जैसे आप जानते होंगे कि हमें विटामिन डी भी प्रोड्यूस कर हमें देता है और प्लांट के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि पे बात करें तो पूरा प्लांट के अंदर जो भी भोजन बनता है वो लाइट के थ्रू बनता है। अगर लाइट अगर 2 दिन भी ना हो, मान लो आपका सन अगर ना ही प्रोड्यूस हो, ना बने, सन दिखे ही ना आपको, रोशनी दिखा ना, बेटा क्या हो गया देखो, चलो, तो ये चीज़ अगर ना हो तो बेटा आप फूड नहीं बना पाएगा, ना आपको फूड प्रदान कर पाएगा, ना आप स्वयं वो भोजन बना पाएगा आपके लिए, ठीक है, वो चीज़ है। चलो, ना उसका ग्रोथ होगा, ये सब सारा चीज़ें मैंने बताया। ये चीज फोटोसिंथेसिस फिजियोकेमिकल प्रोसेस बाय व्हिच use light energy to drive the synthesis of organic compounds. Ultimately, all living forms depend on sunlight for energy. The use of energy from sunlight by plant during photosynthesis is the basic of on earth. Photosynthesis is important due to reason it is primary source of all food on earth. ये बताया था ना, प्राइमरी सोर्स है। ये किस स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि प्राइमरी, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। जितने भी धरती पे भोजन है उसका सबसे प्राइमरी सोर्स आपका सनलाइट है। ओके, इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। देखो बेटा, ऑक्सीजन जो रिलीज होती है ना, यही मेन जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, इट इज ये लाइन इंपॉर्टेंट, इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट्स। 90% की बात करें तो यहाँ प्लांट से अगर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है तो वो 90% केस में प्लांट जिम्मेदार है। प्लांट ही ऐसा जिम्मेदारी निभाता है ऑक्सीजन को रिलीज करने में, ठीक है। चलो, हैव यू एवर थ्रू व्हाट वुड हैवन यू इफ देयर वर नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ? दिस चैप्टर फोकस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फोटोसिंथेटिक मशीनरी and the various reaction that transform light energy into chemical energy. ये याद रखना बेटा, लाइट एनर्जी से बेटा केमिकल एनर्जी में चेंज करने में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि लाइट रिएक्शन से बेटा केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं होता। बहुत जितनी छोटी बात लग रही है ना, यहाँ बहुत बड़ी बात होती है। इसी यही एक लाइन जो लिखा है ना एनसीईआरटी में, इसी एक लाइन की पूरी चैप्टर है। पूरी प्लांट की जो प्रोसेस, फूड बनाने का जो प्रोसेस है, अंदर जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है इसके बॉडी के अंदर, प्लांट्स की बॉडी में, वो सारी एक्टिविटी पूरी प्लांट में जो ग्रोथ होती है, सब कुछ डिपेंड करता है यही चीज, इसी पे। लाइट एनर्जी से बेटा केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। आप तो पढ़े होंगे कि लाइट से केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है, मगर ये बहुत जो छोटा, जितना छोटा दिख रहा है ना बेटा ये कहने में कि लाइट से केमिकल में चेंज हो जाता है, बहुत बड़ी रिएक्शंस होती है इसमें, बड़ी बड़ी लंबी रिएक्शंस होती हैं, तब ये कंप्लीट प्रोसेस होता है, ठीक है। यही इसी चैप्टर पे हम फोकस करते हैं, मेन फोकस यही रहता है, यही बता देता है हमको केमिकल्स, व्हाट इज केमिकल्स हम लोग कैसे इसके अंदर हम लोग देखते हैं, कैसे केमिकल्स बनते हैं। ये पूरा का पूरा टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे ना, ये सारा का सारा डिपेंड करता है एक लाइन पे। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करेंगे इस पे, व्हाट डू बी नो। क्या व्हाट डू बी नो, ये हमको स्टडी करना है, ये टॉपिक हमको पढ़ना है। अब चलो, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। हमें बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पता है इसके बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। हमको एनसीईआरटी कह रही है कि आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी फोटोसिंथेसिस के बारे में पता है। सम सिंपल एक्सपेरिमेंट, हम कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट के जरिए भी यहाँ पर जानेंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ आप पढ़ के आए हो 9th में, 10th में, 11th में, तो वो बहुत सारी चीज़ें, बट हाँ 11th में आप स्टडी कर रहे हो, कि 10th में पढ़े हो, 9th में पढ़े हो फोटोसिंथेसिस के बारे में, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं ना, तो वो सब सारी चीज़ें स्टडी करके आए। मगर सम सिंपल एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो हम बता सकते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। यू मे हैव डन इन द अर्लियर क्लासेस हैव शोन
द क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीफ। ओके, ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीफ की बात किया तो हमने ये चीज़ तो कंप्लीट हुआ कि ग्रीन पिगमेंट हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लोरोफिल के लिए होता है। हाँ, light and CO2 are required for photosynthesis to occur, are required for photosynthesis to occur. You may have carried out the experiment to look for starch formation. You may have carried out the experiment to look for starch formation in two leaves, दो पत्तियों में। A variegated leaf या leaf that was partially covered with ब्लैक पेपर, ये हमने पहले भी एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ मैं। तो देखो, अलियट आउट ऑफ एक्सपेरिमेंट लॉग फॉर स्टार्च फॉर्मेशन, हम लोग स्टार्च फॉर्मेशन देखते हैं, स्टार्च कैसे बनता है। ठीक है, अपने लैब में किया होगा, शायद आप क्लास 11th में होंगे तो आप थोड़े अच्छे खासे स्कूल में होंगे, तो वहाँ पर किया जाता है स्टार्च को दिखाया जाता है कैसे स्टार्च फॉर्मेशन होता है। तो वो उसको उबालते हैं पत्ती को, तो उसको देखते हैं सब। टू लीफ, दो पत्ती को लेते हैं, एक वेरीगेटेड लीफ या लीफ दैट वाज पार्शली कवर्ड, एक को पार्शली कवर्ड कर देते हैं, आधे को पूरी तरीके से ढाप देते हैं, आधा का ढाप देते हैं बेटा, आधा खुला रखते हैं, आधा ढाप देते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, पार्शली कवर्ड इसका मतलब विथ ब्लैक पेपर। ओके, ब्लैक पेपर से हम लोग उसको कवर कर देते हैं। एंड एक्सपोज टू लाइट, और लाइट को एक्सपोर्ट कराते हैं ना, लाइट को उसको डालते हैं, लाइट को उसके ऊपर डालते हैं, जो एक्सपोज वाला जो ओपन है वो चीज़। ऑन टेस्टिंग दीज लीव्स फॉर दिस प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, अब लोग हम टेस्टिंग के लिए रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, किसको, स्टार्च को रिप्रेजेंट के लिए, स्टार्च क्या मौजूद है वहाँ पर। इट वॉज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस अकर्ड only in the green plant part of the leaves in the presence of light. Okay, तो only in the green part of the leaves in the presence of light, तो वो जो पार्ट ओपन है ना लीफ का, वो एक्सपोजर, लाइट का एक्सपोजर पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट रहता है। जो ब्लैक पेपर वाला पोर्शन होता है, कहीं ना कहीं उसमें आपकी जो क्लोरोफिल रहेंगे वहाँ पर इफेक्ट उस पर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो क्लोरोफिल का जो क्वांटिटी है वो हट जाती है। कहीं ना कहीं आपको बहुत इफेक्ट देखने को मिलता है जो ब्लैक पेपर से ढके होते हैं। आप जो एक्सपोजर लाइट में पड़ता रहता है वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट नहीं पड़ता उस पर, लाइट वो प्रॉपर क्लोरोफिल की मात्रा उस पर बनी रहती है। ठीक है, ये चीज़ है। आगे बढ़े ये चलो, अब हम तीसरे स्लाइड पे हो गया, अब फोर्थ स्लाइड में हम आते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किया था और अनदर एक्सपेरिमेंट भी करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो, अगर हम इस टॉपिक में देखो बहुत सारे अर्लियर एक्सपेरिमेंट है और उसके बारे में भी स्टडी करते हैं हम लोग। अनदर एक्सपेरिमेंट यू मे हैव कैरिड, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। देखो, हमें फोटोसिंथेसिस में बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट देखने को भी मिलता है, हम बहुत बेसिकली अपने घर पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं, ये इस एक्सपेरिमेंट को। चलो देखो, ये 11th के लिए और 12th के लिए, आप BSc के लिए, मेडिकल के लिए, कोई भी आपको मेडिकल से प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे नीट हो, चाहे BSc हो, MSc हो, ठीक है, CSIR नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो आप, BHU CUT PG दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप बेटा, तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा, क्योंकि आप जो NCERT में वही पूछना है। 2 चैप्टर आपका कंठस्थ होना चाहिए, 3 चैप्टर बचा है बेटा प्लांट फिजियो में, तो उसको तो कम से कम एक लाइन तो याद कर लो। 3 ही चैप्टर बचा केवल प्लांट फिजियोलॉजी में, तो प्लांट फिजियो से 2 चैप्टर हटा देगा, 5 ही चैप्टर थे वहां पर, 2 चैप्टर बचा है, 3 चैप्टर बचा है सर 2 ही चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है। ये बेटा आपको ये यहाँ रटना नहीं होगा, यहाँ पर समझना वाला चैप्टर है। आप समझ, अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी है, कॉन्सेप्चुअल अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो यहाँ रटना नहीं पड़ेगा चैप्टर को। ठीक है, वो चीज़ है, यहाँ रटने वाला काम नहीं होगा बेटा, बंद हो जाता है बीच में हम लोग देखो पढ़ाते रहते हैं। तो ये स्लाइड है ना, देखो जानते हो मोबाइल है। तो अनदर एक्सपेरिमेंट यू मे हैव कैरिड आउट वेयर अ पार्ट ऑफ अ लीफ इज इनक्लोज इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सम KOH सोक्ड और कॉटन। देखो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसे KOH के क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, which absorb CO2, और CO2 क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। KOH क्या कर लेता है बेटा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, याद रखना। KOH जब सॉक करते हैं, उसको डुबाते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। while the other half to expose to air, the status of this placed in higher in light for some time on the testing of the presence of starch later in 2 part of leaf. You must have found the exposed part of the leaf tested positive for starch, while the portion that was the tube
tested negative. The show that CO2 was required for photosynthesis. देखो फोटोसिंथेसिस के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी, आपको CO2 की रिक्वायरमेंट होगी जो एनिमल से आप लेते हो, ठीक है, प्लांट लेते हैं. कैन यू एक्सप्लेन हाउ हिज कंक्लूजन कुड बी ड्रॉ. देखो ये एनसीईआरटी आपसे पूछ भी रहा है, जो हमने बताया उससे क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या उद्देश्य निकलता है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, जो हमने ये सब सारी चीज़ें बताया. मतलब इससे प्रूफ होता है कि प्लांट अपना भोजन CO2 के थ्रू बनाती हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में बनाती हैं. ठीक है, तो वहाँ पर आपको ठीक है वाटर की रिक्वायरमेंट तो होगी ना, वाटर तो लेते ही हैं आप. तो क्या रिक्वायरमेंट है भोजन बनाने के लिए, जैसे आप खाना बनाते हो घर पे, क्या रिक्वायरमेंट होती है भोजन बनाने के लिए, कुछ आपको चाहिए होता है ना, सब्जी पानी ये सब चाहिए होता है, गैस लाइट टेम्परेचर चाहिए ना आपको बनाने में भोजन. वैसे इनको भी भोजन में बनाने के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. ठीक है, वैसे लाइट की ज़रूरत होती है. ठीक है, लाइट इनको बनाती है पूरा. अब हम चलो नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं आप लोग. ईयरली एक्सपेरिमेंट. बेटा ये ईयरली एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरा स्टडी करेंगे. अब ये ईयरली एक्सपेरिमेंट ये हमारा टॉपिक रहेगा, ईयरली एक्सपेरिमेंट. बेटा ईयरली एक्सपेरिमेंट ये टॉपिक हमारा रहेगा. अब ईयरली एक्सपेरिमेंट में क्या स्टडी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ईयरली एक्सपेरिमेंट में. ठीक है, क्लियर बेटा. चलो हम लोग स्टडी करते हैं. चलो ईयरली एक्सपेरिमेंट. सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, ये एक्सपेरिमेंट ईयरली एक्सपेरिमेंट क्यों कहा गया. देखो हमारा जो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं रिपीट हो जाते हैं बार बार, उससे कंफ्यूज मत होना. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दो सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट लीड टू अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस. देखो सबसे बड़ा श्रेय एक्सपेरिमेंट में जोसेफ प्रेस्टले को दिया जाता है. किसको. देखो ये जार का जो एक्सपेरिमेंट हुआ ना, ये जो जार का एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये चूहा मोमबत्ती वाली जो कहानी हुई ना, ये जोसेफ प्रेस्टले को दिया जाता है. और कब किए भाई साहब, ये देखो सोचो, मतलब इतने टाइम पे किए थे, इतना इनका दिमाग डेवलपमेंट था. सोचो 1733 से 1804 में ये इनका काम चला था. 1733 से 1804 में इनका जीवन काल चला, यहाँ से यहाँ तक जोसेफ प्रेस्टले जी का भाई साहब. इन 1770 में अभी फर्स्टली पहला क्वेश्चन अभी 2023 में एक क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आ गया था. ठीक है, एक्ट वाला क्वेश्चंस. तो सोच लो आप, थोड़ा सन भी आपको याद रखना, ये जो सन दिए जाते थे. इन 1770 में परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील्ड दैट essential रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स. ओके, प्रिस्टले यू मे रिकॉल डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774 में. देखो इनको जोसेफ प्रिस्टले को ऑक्सीजन का डिस्कवर भी कहा जाता है. देखो ऑक्सीजन को फादर ऑफ ऑक्सीजन जोसेफ प्रिस्टले को बोला जाता है. क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की डिस्कवर कौन किया था बेटा, जोसेफ प्रिस्टले किया था इसमें 1770 में. चलो, प्रिस्टले ऑब्जर्व्ड द कैंडल बर्निंग. प्रिस्टले ऑब्जर्व्ड किए प्रिस्टले जी कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज स्पेस अ बेल जार. इसको बोलते बेटा बेल और जार. बेल जैसे घंटी जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए बेल जार बोलते हैं. ठीक है, देखो बेल 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 बेल. ओके, बेल जार soon gets extinguished. Similarly, a mouse would soon suffocate in a closed space. He concluded that a burning candle या an animal that breathe the air both somehow damage the air, but when he placed a mint plant in the same bell jar. देखो इन्होंने मिंट मतलब पुदीना का प्लांट लिया, पुदीने का
प्लांट पुदीना आपने देखा होगा, पुदीने का प्लांट क्यों चूज़ किया, ये सब सारा चीज़, क्योंकि बड़ी आसानी से आप उसको उखाड़ लेते हो कहीं से भी, ठीक है। ये चीज़ ऐसा कई कई बंदे सोचेंगे कि यार क्यों प्लांट पुदीना के लिए गया था, तो वो उसको बहुत आसानी से मिल गया उसको कहीं। जैसे बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, तो जो प्लांट जैसे आगे सामने पड़ता है, तो वैसे ही कुछ बच्चे डाउट में होते हैं कि पुदीना का ही प्लांट क्यों लिया, ये क्योंकि मिंट का प्लांट ही क्यों ले लिया, उसको आसानी से इजली से मिल गया वहीं, ठीक है, इसलिए। और बड़ा जल्दी कहीं भी देखने को मिल जाता है, ये बड़े ही बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अब हम बात करते हैं इस पे, mint plant, same bell jar, the found the mouse stay alive and the candle continue to burn. Priestley hypothesized as follow. देखो प्रिस्टले की जो हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसाइज्ड मतलब होता है कि ये मनगढ़ंत कहानी बनाई जाती है, समझ रहे हो ना, ये कोई रियलिटी नहीं होती है कि कोई प्रूफ होता है, प्रूफ तो दे दिया, मतलब कुछ तो प्रूफ दिया इन्होंने, ऐसा नहीं आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है अपना मानना, जैसे आप अपना मानते हो अपने बारे में, कुछ उसके बारे में बताना चाहते हो या उसके बारे में फैक्ट बताना चाहते हो कि उसको जो उनको रियलिटी नहीं पता है, मगर उसके बारे में वो चीज जानते हैं या समझते हैं, उसके बारे में वो कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें इतना डेवलपमेंट नहीं था, वो ऐसे नहीं कह सकते थे डायरेक्टली। मगर हाँ इस समय जो चल रहा है बेटा टाइम, वो प्रिस्टली को बहुत ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि बहुत सारी सच्चाइयाँ उनकी मिली आज जो जैसे जैसे टाइम डेवलपमेंट, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट होता गया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होती गई, उस तरह इनको बहुत बड़ा, मतलब उस टाइम पे यार बहुत ज़्यादा इनको मान्यता मिली, नोबेल प्राइज भी उस टाइम पे मिल गया। सोचो जब हमारा भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, इंडिया में, मतलब इंडिया मतलब डेवलपमेंट कंट्री था ही नहीं, सारे के सारे बायो पे काम, केमिस्ट्री पे काम, फिजिक्स पे काम कौन कर रहे थे, देश विदेश के लोग काम कर रहे थे, भारत के लोग गुलामी के जंजीरों में बैठे थे ऐसे। आज भारत कूद रहा है, ठीक है, तो कूदना चाहिए, कूदना चाहिए। देखो आगे बढ़ते हैं, प्लांट रिस्टोर टू द वेदर ब्रीथिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव mouse is in the candle continue to burn. Priestley hypothesized as follow: plant restore to the air whatever breathing animal and burning candles remove. Can you imagine how Priestley would have conducted the experiment using a candle and plants? Remember, he would need to rekindle the candle to test whether it burn after a few days. How many different way can you think of to light the candle without disturbing the setup? Using a similar setup as the one used by Priestley, but by placing it, देखो बेटा ये जो टॉपिक है ना, हमको बेसिक बच्चों को क्लास 11th के बच्चों को भी देखना है, और नीट के बच्चों को देखो, जो इसको 2 की स्पीड से देख लो फटाफट, ठीक है, ये आपको ज़्यादा काम नहीं देगा, बट हाँ आगे के टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप 2 की स्पीड से देख लो ताकि आपको रिकॉल भी हो जाए, ठीक है। हाँ चलो आगे, यूजिंग अ सिमिलर, ये सब सारा चीज़ हो गया। सनलाइट क्रिस्टली बट प्लेसिंग इट वंस अ डार्क वन वेंस इन द सनलाइट, जैन इंजन हाउस, जैन इंजन हाउस बेटा ये कौन साइंटिस्ट है, जैन इंजन हाउस 1730 से 1799 में। So that is sunlight is essential to the plant's process that is somehow purifies the air folded by burning candle for breathing animals. Okay, breathing animals, clear हुआ? How many different ये देखो बेटा, remember, can you imagine how Priestley would have conducted the experiment using candle plants? Remember, he would need to rekindle the candle to test whether it burns after a few days. How many different way can you think of light to the candle without disturbing the setup? Using the similar setup, the one used by Priestley,
but by placing it once in the dark and once in the sunlight, जैन बेटा इंजन हाउस 1730 से 1799 में चला, ये हम लोग रिकॉल कर लिया, ठीक है बेटा, थोड़ा मिस्टेक हो गया. हाउ सो दैट द सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस दैट सम हाउ प्योरीफाई द एयर फोल्डेड बाय द बर्निंग कैंडल्स या ब्रीथिंग एनिमल्स. इंजन हाउस in a elegant experiment with the aquatic plants so that the bright sunlight, small bubbles were formed around the green part, while in the dark they did not. Later they identified these bubbles to be of oxygen. Hence he showed that it is only the green part of plants that could release oxygen. ओके बेटा, ये चीज़ हमने क्लियर किया. अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ओके बेटा, स्टार्ट. इट वॉज नॉट अंटिल अबाउट 1854 दैट जूलियस वॉन सैक्स. देखो, जूलियन वॉन सैक बताया था मिनरल न्यूट्रिशन में बहुत बड़ा रोल अदा किए थे ये लोग. जूलियन वॉन सैक्स के बारे में मिनरल न्यूट्रिशन हट गया. देखो यहाँ साइंटिस्ट का नाम तो आ गया. देखो भाई साहब, इट वॉज नॉट अंटिल अबाउट 1854 दैट जूलियस वॉन सैक्स प्रोवाइडेड एविडेंस. देखो, जूलियन वॉन सैक्स को एविडेंस मिले इसके बारे में फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, कि प्रोडक्शन कैसे होता है, ग्लूकोज बनता कैसे है, इसको एविडेंस जूलियन वॉन सैक्स को मिले. ठीक है. व्हेन प्लांट ग्रो ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड इज एज स्टार्च. हिज लेटर स्टडीज सो that the green substance in plant chlorophyll, as we know it now, is located in special bodies later called chloroplast within plant cells. He found that the green part in the plant is where glucose is made, that the glucose is usually stored as starch. इन्होंने बताया कि ग्लूकोज एज अ स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है. ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक फॉर्म में स्टोर करके रखा रहता है. वो जब हम लाइट पड़ता है तो उसका पूरा तरीके से मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती है, बहुत सारी रिएक्शंस होते हैं जो बेसिकली हमें एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, एटीपी का फॉर्मेशन बड़े बड़े स्टेप में होते हैं. आप जैसे एटीएस साइकिल पढ़ते हो, क्रेब्स साइकिल पढ़ते हो, ये सब सारी साइकिल्स आप पढ़ोगे, उसमें बताया जाएगा कि ये सब चीज़ें एनर्जी कैसे बनती है, वहाँ प्रोड्यूस कैसे एनर्जी होती है, वो सारी चीज़ें बताई जाएगी. नाउ कंसीडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय TW एंगलमैन. बहुत बड़ा, मतलब ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं अपने इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से. नाउ कंसीडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय TW एंगलमैन 1843 से 1919. दो ये BSc में है बेटा, ये एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट है, TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट आता है BSc में. ठीक है. नाउ यूजिंग अ प्रिज्म, इन्होंने क्या किया, प्रिज्म को लिया. देखो, सब छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है जो कि आप घरों पे भी कर सकते हो, लैब में तो बड़ा इजीली कर सकते हो. यूज अ प्रिज्म, ही स्प्लिट लाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स एंड देन इलिमिनेटेड ग्रीन एल्गा. ये यहीं से क्वेश्चन बना था बेटा, यहीं से क्वेश्चन आपका बना था बेटा, ये यहीं से 2023 का क्वेश्चन था. 2023 का यहीं से क्वेश्चन था आपका. नीट में पूछ लिया था कि किस पे एक्सपेरिमेंट TW एंगलमैन किया था. 2023 का क्वेश्चन यहीं से, सोचो एग्जामिनर ने यहाँ से क्वेश्चन को फॉर्म कर बना दिया. ठीक है, बच्चे तो वहाँ पढ़ रहे हैं, मगर यहाँ तो आप देखो, ध्यान लाइन टू लाइन देना होगा आपको, एक एक चीज़ें याद रखनी होगी. ओके बेटा, ये यहीं से. तो नाउ कंसीडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय TW एंगलमैन 1843 से 1993. use a prism, he split light into special components and then eliminated a green alga cladophora placed in a suspension of aerobic bacteria. यहाँ दे सकता था anaerobic bacteria, मगर ये देखो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन यहाँ बनाने का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा मतलब मंत्र है यहाँ पर, जान लो स्टेटमेंट बनाने का, और उसने बनाया भी. देखो क्वेश्चन कैसे घुमा सकता था, वहाँ एरोबिक्स यहाँ था ना, वो एनारोबिक कर सकता था. आप सोचते हो कि ग्रीन एल्गा, हाँ ठीक है, सस्पेंशन इज
एनारोबिक बैक्टीरिया, यहाँ अब तो क्या याद रखना होता है आपको, एरोबिक बैक्टीरिया याद रखना। यहाँ एरोबिक बैक्टीरिया को लिया था इन्होंने, ये जो ऑक्सीजन में सर्वाइव करते हैं वो ऐसे बैक्टीरिया को लिया था इन्होंने। द बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन, और बैक्टीरिया डिटेक्ट कर देते हैं ऑक्सीजन, साइट ऑफ ऑक्सीजन को, ओके, एब्यूलेशन, ऑक्सीजन एब्यूलेशन। ही ऑब्जर्व दैट द बैक्टीरिया, एनसीईआरटी की एक लाइन से क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ध्यान से बहुत केयरफुली आपको पढ़ना पड़ेगा। याद रखना, आप कभी कभी जब क्वेश्चंस करने लगते हो, ये कहाँ से क्वेश्चन आया भाई, ये कहाँ एनसीईआरटी में है, तो वो आप लाइन टू लाइन आप उसको क्वेश्चन को फॉर्मेट बनाओ, क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाना सीख जाओगे। और या किसी सीरीज के चक्कर में पढ़ोगे, किसी अदर रेफरेंस बुक के चक्कर में पढ़ोगे, वहाँ मत जाओ मेरे बच्चे। आप यही 2-4 जो 10 लाइनें 15 लाइनें लिखी है ना, यही से तो क्वेश्चन बनना है। आप क्वेश्चन सॉल्व करना है कि आपको पीएचडी करनी है इस पे? पीएचडी तो नहीं करनी ना आपको। नीट में जो क्वेश्चन है, देखो इस लाइन से क्वेश्चन बना दिए 2023 में, कई बच्चे गलत किए थे। देखो आपको पता भी नहीं होगा कि यहाँ एरोबिक बैक्टीरिया होगा कि एनारोबिक बैक्टीरिया होगा। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें और गलत करके आ जाते हैं। पहला स्टेटमेंट गलत है कि सेकंड है, पता नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उसी में गलत करते हैं, उसमें 5 नंबर अपना गंवा बैठते हैं। आपका सिलेक्शन हो जाएगा बेटा इसे। तो एनसीईआरटी के अलावा मत भागो कहीं भी। चलो, फोटोसिंथेसिस आज इट्स क्लियर हुआ। ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट। याद रखना, ये लाइट पे भी क्वेश्चन बना था। द रीजन ऑफ ब्लू लाइट एंड रेड लाइट ऑफ स्प्लिट स्पेक्ट्रम, ब्लू और रेड लाइट, split spectrum. The first action spectrum of photosynthesis was thus described is it resembled roughly the absorption spectra of chlorophyll A and B. Discussed in section 11.4 में हम लोग पूरे तरीके से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लोरोफिल और A और B ये क्या होता है, ये सब सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। By the middle of the 19th century, हम लोग 19वीं शताब्दी के बारे में भी जाते हैं और वहां से कुछ इंफॉर्मेशन दिए जा रहा है एनसीईआरटी के अंदर, उसके बारे में जानते हैं। नाउ द की फीचर्स ऑफ प्लांट्स के बहुत सारे की फीचर्स हैं। फोटोसिंथेसिस वर्क नो, ठीक है, फोटोसिंथेसिस वर्क नो नेमली दैट प्लांट्स कुड यूज लाइट एनर्जी टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स। देखो लाइट एनर्जी यूज करके बेटा क्या बनाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाती हैं। देखो देखो इन्होंने बताया लाइट एनर्जी को यूज करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। कहाँ से? फ्रॉम CO2 से एंड वाटर से। CO2 और वाटर को मिला के, क्या बोला, CO2 और वाटर को मिला के हम कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। और क्या यूज करके बेटा, लाइट एनर्जी को यूज करके ये काम करते हैं, जो कि ये क्लास 9th का ये रिएक्शंस है। ओके, द इंपेरिकल इक्वेशन बताएंगे, जो कि केमिस्ट्री में आप इंपेरिकल फार्मूला पढ़ते हो। इंपेरिकल इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द टोटल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म वाज देन अंडरस्टूड। आप इस रिएक्शंस को समझ रहे हो, एनसीईआरटी करिए। ये भाई ये क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर है, पानी है हमारा, इस दोनों को मिला जब मिलता है प्लांट्स में, प्लांट्स है, मैं पूरा प्लांट्स ले लो, ये प्लांट्स को एक एज अ फॉर्म मान लो, और ये बना के लाइट को ऊपर से यूज करके बेटा ये हमारा एक कार्बोहाइड्रेट बना देता है। क्या? ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, और जो कि एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, और यही ऑक्सीजन रिलीज कर देता है आपके एटमॉस्फेयर में। ओके, इसकी ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा, ठीक है, कुछ की ज़रूरत होती है, बट वो स्टोर करके जो इसको रिक्वायरमेंट होती है वो यूज कर लेता है। बाकी वो पूरा 95%, 98% के अप्रॉक्स में ये रिलीज कर देता है ऑक्सीजन। ओके, जितना इसको चाहिए। वेयर कार्बोहाइड्रेट, ये CH2O रिप्रेजेंटेड कार्बोहाइड्रेट्स, बताया ना, CH2O रिप्रेजेंटेड एज ए कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज अ 6 कार्बन शुगर, ग्लूकोज आपको पता भी होगा, ग्लूकोज 6 कार्बन का बना होता है, आपको पता भी होगा, इतना बेसिक चीज तो आपको पता ही होगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ए milestone contribution to the understanding of photosynthesis was that made by a microbiologist. Photosynthesis was made up of microbiologist Cornelius von Nile. Cornelius von Nile, 1897 से 1985। देखो दिस टाइम, देखो टाइम इंक्रीजिंग होता गया, ऐसा नहीं है।
सोचो 95 तक काम किए ये, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, और माइक्रोबायोलॉजी सबसे बड़ा उद्देश्य रोल अदा करता है हमारी लाइफ में, माइक्रोबायोलॉजी। कॉर्नेलियस वॉन नाइल 1897 से 1985 हु बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑफ पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया पे भी एमएससी करते हो, बीएससी करते हो, तो बैक्टीरिया कई टाइप्स के पढ़ते हो, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, है ना, ये सब इस टाइप के ग्रीन पढ़ते हो बैक्टीरिया के बारे में। पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया डिमॉन्स्ट्रेट, हम डिमॉन्स्ट्रेट करा रहे हैं एज अ प्रोजेक्ट फॉर्म में, दैट फोटोसिंथेसिस इज इसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन व्हिच हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। इन्होंने कहा कि जो हाइड्रोजन होता है ना, एज अ ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होता है, बहुत अच्छा फॉर्मेट बनाता है, ये ऑक्सीडाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता है, रिड्यूस करके क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, और कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ठीक है। टू कार्बोहाइड्रेट्स दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, देखो बेटा ये कार्बोहाइड्रेट्स, ये पानी है एक टाइप का, ठीक है, ऑक्सीजन ए को मान लो, और कार्बन डाइऑक्साइड है, और लाइट पड़ रहा है बेटा, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट, देखो 2A का बताया था मैंने, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, CH2O कार्बोहाइड्रेट्स है, और वाटर भी निकलता है, ऐसा नहीं, आप वाटर भी एज अ ट्रांसपैरेशन के फॉर्म में निकलता है। इन ग्रीन प्लांट्स H2O इज द हाइड्रोजन डोनर, H2O को क्या बोल देंगे हम लोग, हाइड्रोजन डोनर बोल देंगे। इन ग्रीन प्लांट में, हरे पौधों में ये क्या करते हैं बेटा, H2O इज द हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन। some organism do not release oxygen during photosynthesis। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन नहीं रिलीज कर रहे होते हैं। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे होते हैं, ये चीज़ कह रहा है। ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान में ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे होते हैं। व्हेन H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इंस्टेड इज द हाइड्रोजन डोनर फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये ग्रीन बैक्टीरिया की बात कर रहे थे, कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया जो ऐसे होते हैं, जो कि उन्होंने बताया, ठीक है, कॉर्नेलियस वॉन नाइल ने बताया। ओके बेटा सुनो, द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर या सल्फेट डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म। एस देखो, ऑक्सीडेंट या सल्फर डिपेंडिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सल्फर पे डिपेंड करते हैं, सल्फर डिपेंडिंग बैक्टीरियाज होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड ऑक्सीजन, हेंस द इनफ्रेट दैट द ऑक्सीजन इन्वॉल्व्ड बाय द ग्रीन प्लांट comes from H2O, not from carbon dioxide, not from carbon dioxide. This was later proved by using radioisotopic technique, the correct equation that would represent the overall process of photosynthesis. Therefore कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में मिला और लाइट के प्रेजेंस में यूज में ये ग्लूकोज हमारा बना गया, ठीक है, और वाटर रिलीज हुआ और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन आपका रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में, ठीक है। वह H12O6 रिप्रेजेंट ग्लूकोज, ठीक है, ये हमारा ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करता है, ये भी बता दिया, सोचो इतना बेसिक से। ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम वाटर, ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होता है, फ्रॉम वाटर। आपसे पूछ भी सकता है कि ऑक्सीजन इस रिएक्शंस में, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में ऑक्सीजन जब रिलीज होता है तो वो कहाँ से होता है, ऑक्सीजन वाटर से रिलीज होता है, याद रखना बेटा। दिस वॉज प्रूव्ड यूजिंग रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक। ये क्या प्रूव करता है, रेडियो आइसोटोप, ये प्रूव कर देता है कि रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक के जरिए ही हम सब कुछ कर पा रहे हैं। नाउ नोट दैट दिस इज नॉट अ सिंगल, ओके ओके बेटा, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। रिएक्शन, बट बेटा ये हमारा ये टॉपिक रुक जाओ। रिएक्शंस बट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस में होता है बेटा, कॉल्ड प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। कैन यू एक्सप्लेन
वाट 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 12 मॉलिक्यूल्स वाटर के एज अ सबस्ट्रेट, हम सबस्ट्रेट्स आर यूज्ड इन द इक्वेशन गिवन अबव। 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम लेते हैं, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स कर लेते हैं एज अ इक्वेशन में, ठीक है। हम दिखाते हैं उस इक्वेशंस के जरिए कि ये चीज़, ये जो इक्वेशंस आपको दिख रहा है एक लाइन के अंदर ना, ये बड़ा सिंपल नहीं है। इसको समझने के लिए हम बहुत कुछ सीखेंगे इसमें अभी इसी चैप्टर में, ठीक है। ओके, तो हम इस चैप्टर में अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा ये वाला, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, ठीक है। ये वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको एक लाइन अब यहीं से आपको देखो, क्वेश्चन तो वहां से बना दिया था, तो क्वेश्चन बनाने का फॉर्मेटिंग कहीं से भी हो सकता है, आप लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक है। चलो, तो बेटा हम यहीं से स्टडी करते हैं, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, कैसे होता है, ये सब सारी चीजें टॉपिक में जानेंगे हम लोग। You would of course answer in the green leaf, ग्रीन पत्ती जो होती है, ग्रीन पत्ती होती है जो, या इन द क्लोरोप्लास्ट में, based on what you earlier read in chapter 8, you are definitely right. Photosynthesis does take place in the green leaves of plant, but it does so also in other green part of the plants. Can you name, क्या आप नाम बता सकते हो, some other part where you think photosynthesis may occur? Okay, you would recollect from previous unit that the mesophyll cells in the leaves have a large number of chloroplasts. Usually the chloroplasts align themselves along the walls of mesophyll cells such that they get the optimum quantity of the incident light. When do you think the chloroplast will be aligned with their flat surfaces parallel to the walls? When would they be perpendicular the incident light? अब जो परपेंडिकुलर होता है ना बेटा, सुनो, ये जो परपेंडिकुलर इस तरह होता है, ठीक है, इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। और परपेंडिकुलर जब लाइट पड़ती है, जैसे मैं एक प्रिज्म ले लेता हूँ, उस प्रिज्म में आपको लाइट पड़ती है ना यहाँ से, जैसे आपको लाइट यहीं से मिलती है, आपको पड़ती है, ये से यहाँ से लाइट आती है तो रिप्रेजेंट हो रही है, तो इस तरह के लाइट्स आपको रिप्रेजेंट देखने को मिलता है। ओके, चलो, when do you think the chloroplast will be aligned with the flat surfaces parallel to the walls? Within the chloroplast there membranous system consisting of grana, the stroma lamella and the matrix stroma. There is a clear division of labor within the chloroplast. The membrane system is responsible of trapping the light energy and also for synthesis of ATP and NADPS. Okay. In stroma, enzymatic reactions synthesis sugar, which in turn from starch the former set of reactions. Since they are directly light driving are called light reactions. NADPS enzymatic reactions of सारी चीजें, synthesis sugar which in turn off from sugar starch the former set of reactions. This since they are directly light driving the called light reactions. The former set of reactions since they are directly light drive, ठीक है, अगर डायरेक्टली लाइट ड्राइव हो रहा है, पहुंचा रहा है आपको, तो उसको लाइट रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, अभी बताएंगे डायग्राम के जरिए। द लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट, अगर वो लाइट डायरेक्टली
लीफ पे नहीं पड़ रहा है, क्लोरोप्लास्ट में नहीं पड़ रहा है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शंस। उसको बोलते हैं, याद रखना, डार्क रिएक्शन बोलते हैं। प्रोड्यूस, ठीक है। The latter are not directly light driving but are dependent on the product of light reaction ATP या NADPH. Hence to distinguish, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, the latter they are called by conversion डार्क रिएक्शंस, कार्बन रिएक्शंस को कार्बन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि जहाँ कार्बन कार्बन हो, जब भी कभी भी कार्बन कार्बन जहाँ देखने को मिले हो तो वहाँ याद रखना डार्क है, मतलब बहुत सारा काला करखा करखा करखा, मतलब एकदम जान लो एकदम पूरे। अगर किसी लकड़ी को जलाओ जो राख बचता है वो कार्बन ही समझो उसको, ठीक है बेटा। हाउएवर दिस शुड नॉट बी कंस्ट्रूड टू मीन दैट दे अकर इन डार्कनेस या दैट दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। ओके, चलो क्लियर है। अब इस डायग्राम को चलिए समझते हैं। चलो अब ये चीज बात करते हैं बेटा, ये आउटर मेम्ब्रेन है, सबसे बाहर का जो मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। किसका पहले डायग्राम देख रहे हैं, पहले ये चीज जान लो बेटा, किसका डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, इस चीजें आपको पता होनी चाहिए। हम डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ सेक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसको हम काटते हैं, इस क्लोरोप्लास्ट को देख रहे हैं, देखो इस क्लोरोप्लास्ट को हम देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट को। अब लीफ के अंदर होगा क्लोरोप्लास्ट, आपको पता होगा। सबसे बाहर की लेयर को क्या बोल रहे हैं हम लोग, आउटर मेम्ब्रेन। आपकी जो कि बाहर का लेयर है आउटर मेम्ब्रेन बता रहे हैं। उससे जो थोड़ा सा अंदर है, हल्का सा देखो ब्लैक कलर का उसका डबल लेयर चढ़ा हुआ है, उसको इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन। और ये आपको जो इस तरह लाइनें लाइनें दिखी जाइए जैसे, ठीक है, ये देखो ये वाली स्ट्रक्चर्स, ये वाली स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है, स्ट्रोमल लैमेलिया है। क्या है, स्ट्रोमल लैमेलिया है। और ये बीच में जो ये आपको ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा क्या है, ग्रैना है, याद रखना। अब ग्रैना कैसा होता है, सिक्के जैसे स्ट्रक्चर होता है, ये सिक्के जैसे एक दूसरे के ऊपर सिक्का 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 जैसे रखा रहता है, ठीक है, उसको ऐसे ही अरेंजमेंट रहता है इसका। चलो ग्रैना है। अब ये क्या है बेटा, यहाँ इस वाले पॉइंट पे स्ट्रोमा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। और ये जो छोटे छोटे इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको गोल गोल दिख रहे हैं ना, ये वाले स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, याद रखना, राइबोसोम्स होते हैं। और ये वाला स्ट्रक्चर्स क्या है, स्टार्च ग्रैन्यूल है, ग्रैन्यूल के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में ये रहते हैं। और ये जो आपको बड़े बड़े आपको गोले गोले छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं जैसे कोरोना वायरस, तो ये क्या है बेटा, लिपिड ड्रॉपलेट है। क्या ये लिपिड ड्रॉपलेट, लिपिड के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वो चीज़ है। ओके, इतना डायग्राम में समझ में आया थोड़ा सा, ठीक है ना। अब हम स्लाइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है बेटा, ठीक है। चलो देखो हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ, हाउ मेनी, देखो हाउ मेनी टाइप्स या ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। पिगमेंट कितने प्रकार के होते हैं, फोटोसिंथेसिस में कितने पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये चीज़ हम इसमें जानेंगे, इस ग्राफ के जरिए भी जानेंगे, प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को समझेंगे। और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहाँ से नीट का फेवरेट टॉपिक है बेटा, नीट का सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ देखो नीट यहाँ से एक क्वेश्चन फॉर्मेट बना सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से पकड़ लेना, ठीक है। इस टॉपिक से तो एक क्वेश्चन फिक्स है, इस क्वेश्चन इससे एक टॉपिक, इस टॉपिक से बेटा एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। तो वो कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, ठीक है, ये ग्राफ दे के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लोरोफिल ए वाला ग्राफ है, कैरोटीनॉइड्स है पीला वाला, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए बी और कैरोटीनॉइड्स, ये चीज़ है, क्लियर है, ठीक है। देखो हम इसको हटा रहे हैं, ठीक। चलो हम लोग स्टडी करते हैं, क्या लिखा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। चलो लुकिंग अप प्लांट, देखो ये जो ग्राफ आपको दिख रही है ना, बहुत इंटरेस्टिंग के साथ आप समझोगे, ये टॉपिक आपका फेवरेट हो जाएगा, ये गारंटी है बेटा। लुकिंग एट प्लांट्स, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एंड हाउ देयर आर सो मेनी शेड्स ऑफ ग्रीन इन देयर लीव्स इवन
in the same plants. We can look for an answer to this question by trying to separate the leaf pigment of any green plants through paper chromatography. We can look for answer to this question by trying to separate the leaf pigments of any green plants through paper chromatography. A chromatography is separation of the leaf pigment so that the color that we see in leaves is not due to single pigment but due to four pigments. ठीक है, चार प्रकार के पिगमेंट्स. क्लोरोफिल ए, ब्राइट या ब्लू. याद रखना, कलर ही आपको याद रखना होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है बेटा. यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन फॉर्मेट होगा. ओके मेरे बच्चा, चलो. क्लोरोफिल ए ब्राइट या ब्लू ग्रीन इन द क्रोमेटोग्राम. क्लोरोफिल ए येलो ग्रीन. ठीक, येलो ग्रीन. Xanthophylls yellow and carotenoids yellow या yellow orange. Let us now see what roles various pigments. ठीक है, let us now, देखो हम इस पे जानते हैं कि क्या इसके क्या रोल होते हैं, क्या इसके फंक्शन होते हैं इस पिगमेंट्स के. प्ले इन फोटोसिंथेसिस के दौरान में पिगमेंट्स आर सब्सटेंस दैट हैव एबिलिटी. देखो एबिलिटी बताया ना अभी, जस्ट बताया. Ability to absorb light at a specific wavelength. Can you guys which is the most abundant plant pigment in the world? अगर मैं पूछूं इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि पे ये मोस्ट एबंडेंट पिगमेंट कौन सा है, तो उसका आपका आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल ए. Let us study a graph showing the ability of chlorophyll A pigment to absorb light of different wavelength. ये different wavelength को क्या कर लेता है? absorb कर लेता है. देखो रीजन भी है. Of course, you are familiar with the wavelength of visible spectrum of light, pale as beep pure, blue, indigo, देखो violet, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. ओके बेटा, ये चीज़ आपका फॉर्मूला होगा बिप ग्योर. ओके, फ्रॉम फिगर 3A को देखेंगे भाई, ये डायग्राम में भी समझाएंगे बेटा. कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ कलर ऑफ लाइट एट हिज क्लोरोफिल और शो द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शंस. कौन सा क्लोरोफिल मैक्सिमम एब्जॉर्प्शंस करेगा, ये सब सारी चीज़ें. कौन सा पिगमेंट मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा वेवलेंथ को. डज इट so another absorption peak at any other wavelength too? If yes, why? 1. Now look at figure 3b 11.3b को दिखाएंगे भी. Showing the wavelength at the maximum photosynthesis occur in a plant. Can you see that the wavelength that at which there is a maximum absorption by chlorophyll A, example in the blue and the red region, also show higher rate of photosynthesis. Hence we can conclude that chlorophyll A is the chief pigment associated with photosynthesis. But by looking at figure 11.3c, can you say that there is a complete 1-to-1 overlap between the absorption spectrum of chlorophyll A and the action spectrum of photosynthesis? Okay, graph showing the absorption spectrum of chlorophyll A, B, C carotenoids. 11.3 भी दिखा रहा है कि ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस सुपर इम्पोज्ड ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए. तीनों के तीनों डायग्राम आपको लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. देखो हम एक एक ग्राफ को जानेंगे. इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखो तो ये आपका बेटा ये वाला जो हरा वाला है ना, तो ये क्लोरोफिल बी का पिगमेंट है, तो इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है क्लोरोफिल बी. और ये येलो वाला जो आपका है कैरोटिनॉइड्स है. ये बताया आपको, ये दिखा रहा है कि अब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट. ये अब्जॉर्बेंट सबसे अच्छा पिक किया है क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल ए, जो आपको इस वाले कलर से दिखाया गया है. चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. इस वाले पिगमेंट देखो, इस वाले ग्राफ को देखो,
इस वाले ग्राफ को देखना, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितनी तेजी से होती है ये डिटरमाइन कर देता है इस ग्राफ को, ठीक है। ये ग्राफ इंक्रीज बाय ऑक्सीजन रिलीज, अब ऑक्सीजन कितना रिलीज हो रहा है ये देखो, ये ग्राफ देखो बेटा, जैसे जैसे ये देखो इस तरह की ग्राफ आपको रिप्रेजेंट देखने को मिल जाएगा। ये पीक देखो, आप इस पीक को भी देखो रिप्रेजेंट करके इसको। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ग्राफ को देखेंगे, ये वाला ग्राफ जो कि क्वेश्चंस आता भी है, इस पे आ भी चुका है इस वाले ग्राफ पे। लाइट अब्जॉर्प्शन, अब लाइट अब्जॉर्प्शन ये वाला ग्राफ दिखाता है, और ब्लैक वाला दिखाता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, और ये आपका ग्रीन टाइप का जो दिखाता है ये एब्जॉर्प्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है? एब्जॉर्प्शन को दिखाता है, ये एब्जॉर्प्शन को दिखाता है। जैसे 400 400, ठीक है, वेवलेंथ का 500 600 700 100 का गैपिंग है। अब देखो यहाँ इस पिक पे देखो और इस पिक पे देखो, ये सब सारी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन नैनोमीटर, ये नैनोमीटर में दिया गया है। लाइट एब्जॉर्प्शन की देखो ग्राफ को दिखाया गया है, ये याद रखना, ग्राफ को भी याद रख लेना, ठीक है। ओके, कौन से ग्राफ किसके लिए इंपॉर्टेंट है। और हम लोग ये इस पे बात करेंगे स्लाइड 8 पे, जो छोटा सा टॉपिक है। चलो इतना टॉपिक हमारा बचा है, उसके बाद नेक्स्ट में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो चलो देखो द ग्राफ these graphs together so that most of the photosynthesis take place in the blue, red and region। याद रखना ब्लू, ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा बेटा, यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगा, यहीं से क्वेश्चन बना चुका है पीवाईक्यू में। आपको पीवाईक्यू में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ओके, पीवाईक्यू में क्वेश्चन देख जाएगा आपको। ग्राफ्स टुगेदर सो दैट मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ब्लू और रेड रीजन में आपको सबको ज़्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। सम फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस at the otherwise wavelength of the visible spectrum. Let us see how this happens through chlorophyll is this major pigment responsible for trapping light. Other thylakoid pigment like chlorophyll B, xanthophylls and carotenoids, which are called accessory pigments, also absorb light and transfer the energy to chlorophyll A. Indeed the not only enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis but also protect chlorophyll A from the photo oxidation। ये क्लियर हुआ टॉपिक बेटा आपका, ये क्लियर हुआ, यस या नो। देखो फटाफट देखो, ये चीज़ हम स्टडी कर लेते हैं तो हमको पता लग जाता है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे को पता हो जाती है। तो हम लोग अब ये देखो, ये टॉपिक हमारा जो व्हाट इज़ लाइट रिएक्शंस है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, आपको ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कराएंगे। ओके, ये चीज़ हमारा व्हाट इज़ लाइट रिएक्शंस, आपको देखो व्हाट इज़ लाइट रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस क्या होता है, यहीं से देखो, यहीं से आपका रिएक्शन लाइट रिएक्शंस क्या होता है, आपको लाइट पता लग जाता है यहीं से क्या होता है भाई। ये सब, ओ माय गॉड, देखो ये आपको लाइट आपको पता लग जाती है कहाँ से होती है। लाइट इज़ द रिएक्शन ऑफ फोटोकेमिकल, ये सब सारी चीज़ें। अब यहीं से रिएक्शन आपका स्टार्ट हो जाता है कि रिएक्शन कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, लाइट कैसे भोजन बनता है इस प्लांट्स के अंदर, ये चीज़ अब यहीं से टॉपिक आपका बता देता है, ठीक है। इस पॉइंट से आपको पता लग जाती है। ओके, क्लियर है बेटा, आपको समझ में आओ, वीडियो को शेयर कर दो। एनसीईआरटी साथ साथ सीरीज़ में वेलकम है, और स्लाइड 8 पे आप 9 पे मिलेंगे आपसे, ठीक है, 9 पे भी मिलेंगे, ये यहाँ से ये सब सारी चीज़ें देखो, यहीं से रिएक्शन आपका स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्चुअल स्टार्ट हो जाता है। बच्चे रटने लगते हैं इसको, और समझने के चक्कर में देखो समझते रहते हैं मगर इसको समझ नहीं पाते, ठीक है। हम इसको बहुत इजी वे में बताएंगे आपको कि कैसे आपको इसको पूरे तरीके से इसको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। देखो यहाँ से कैसे पीवाईक्यू बन सकते हैं, पीवाईक्यू कैसे क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से फ्रेम बना सकता है, फ्रेम कर सकता है क्वेश्चन को, ये सब सारी चीज़ें हम इसको डिस्कस करेंगे बेटा। ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, एनसीईआरटी रीड करते रहो। अब यहाँ से एनसीईआरटी साथ करके जा रहे हो, यहीं कहीं भी आप इसको ऑडियो के फॉर्म में सुन सकते हो, ठीक है। आपका माइंड कूल रहे तभी एनसीईआरटी पढ़ो, सुबह के समय में आप एनसीईआरटी को पढ़ो, कभी भी पढ़ो यार, आपका माइंड है, आप कभी भी पढ़ सकते हो जब आपका माइंड कूल रहे। आप इवनिंग में आपका कूल रहता है, देखो सबका टाइमिंग अलग है, आप किसी के टाइमिंग पे मत चलो कि आप सुबह ही पढ़ो। तो बेटा आपका जब माइंड काम करे तभी पढ़ो, ओके। बट जो भी पढ़ो सॉलिड पढ़ना, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।